फ्रेंड्स, एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की, जो कि जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, कलकत्ता में या फिर जबलपुर में? तो मित्रों, हिंदी पत्रकारिता का जन्म हिंदी प्रदेश से दूर कलकत्ता नगर में हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1826 ईस्वी को यहीं से हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कलकत्ता, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हिंदी पत्रकारिता का जन्म कहाँ पर हुआ था मित्रों? कलकत्ता में। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के खाली स्थान है के लिए जाने जाते हैं। हिंदी में किसके लिए जाने जाते हैं? क्या नाटक के लिए, कहानी के लिए, अनुवाद के लिए, या निबंध के लिए, या आंचलिक उपन्यास के लिए? तो हम आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसके लिए जाने जाते हैं। तो मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या? आंचलिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है? अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों, अमृतलाल नागर ने अनेक रेडियो नाटक संग्रहों, दूरदर्शन नाटकों का सृजन किया है। चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, चंदन वन, उतार चढ़ाव इनके प्रसिद्ध रेडियो नाटक संग्रह हैं। तो नागर जी ने युगावतार और नुक्कड़ पर भी रंगमंच नाटक एवं चढ़त न दूजो रंग दूरदर्शन नाटक लिखा है। तो इसमें अमृतलाल नागर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया गया? निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? वर्णनात्मक, विचारात्मक, सकारात्मक या फिर भावात्मक? तो मित्रों, वर्णनात्मक निबंध होता है, विचारात्मक निबंध होता है, भावात्मक भी निबंध होता है, और ये सकारात्मक जो है ये निबंध का प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। और इसकी आगे की लाइन है मित्रों, नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। पुनः सुन लीजिए, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी तारा पांडे, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 1937 से 1939 ईस्वी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों, हल्दी घाटी काव्य रचना श्याम नारायण पांडे की है। क्या? श्याम नारायण पांडे की रचना है। ऑप्शन ये सही है। हल्दी घाटी काव्य रचना मित्रों श्याम नारायण पांडे की है, जो राणा प्रताप पर केंद्रित है। श्याम नारायण पांडे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, और इनकी अन्य रचनाओं में जौहर, तुमुल और रूपांतर प्रमुख हैं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त,
ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो मित्रों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण जो है पथ के साथी, इसमें 11 समकालीन साहित्यकारों की चर्चा है और इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय का संस्मरण मित्रों इसमें शामिल नहीं है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी रहीम या फिर ऑप्शन डी नरहरिदास। तो मित्रों, आपने एक पंक्ति सुना होगा, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। और उसके बाद ये लाइन आती है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। पुनः सुन लीजिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पहली लाइन है सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो मित्रों, इसकी दोनों लाइनें कभी कभार आ सकती हैं। तो पहली लाइन जो है सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, ये है तुलसीदास की लाइन है। और जो इस प्रश्न में दूसरी लाइन दी है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, ये लाइन है मित्रों रहीम दास की। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए काव्य पंक्ति रहीम द्वारा तुलसीदास के पत्र जवाब में दिया गया था। सुरतीय नरतीय नागतीय ये सब लोग चाहते हैं कि जो है तुलसीदास जैसा पुत्र हमारे यहाँ पैदा हो। तो ये जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, ये तुलसीदास की लाइन है। और इसी कविता की दूसरी लाइन जो आपके सामने है कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, ये रहीम दास की पंक्ति है। मित्रों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इस प्रकार यहाँ उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसको मानते हैं? सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती और ऑप्शन डी हंसावली। प्रश्न नंबर 9 आप पढ़ रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती। क्या? मृगावती। और मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती कुतुबन की रचना है। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन कृत मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। कुतुबन मित्रों चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचना काल है 1501। मृगावती का क्या? मृगावती का रचना काल है 1501। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न को 1-2 बार ध्यान से देखते जाना है, बस आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कुछ आपको नहीं करना है, केवल ध्यान से वीडियो को 1-2 बार पढ़ते जाना है और हर 2-4 दिन के गैप पर वीडियो को दोहरा लेना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम दास। तो यहाँ पर मित्रों केशव एक कवि हैं और केशव का नाम इसमें है, केशव राम जी को भी कहा जाता है। तो केशव कहीं न जाए क्या कहिए, इसमें कन्फ्यूजन में बहुत से लोग केशवदास ऑप्शन को सही कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केशव कहीं न जाए का कहिए पद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की लाइन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुनः ध्यान दें, केशव कहीं न जाए क्या कहिए ये विनय पत्रिका की लाइन है और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति बारह दिन राती। तो मित्रों ये रचना है, ये पंक्ति है
रैदास की। रैदास इसके लेखक हैं। और इसी के साथ जानने की एक पंक्ति और है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये दोनों काव्य पंक्तियाँ रैदास की हैं। ऑप्शन सी से ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे मित्रों। बिना विलंब किए आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। चारों विकल्पों में से हमें आपको बताना है कि कौन से आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो मित्रों राम कुमार वर्मा ये आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है मित्रों? छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? क्या ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है? क्या ये चंदायन से ली गई है? क्या ये आखिरी कलाम से ली गई है? क्या ये रामचरितमानस से ली गई है? तो मित्रों ये जो पंक्ति दी है, छार उठाए लीन दुई मुट्ठी, ये मलिक मोहम्मद जायसी कृत प्रसिद्ध अवधि ग्रंथ पद्मावत की लाइन है मित्रों। ऑप्शन ये सही कर लीजिए। पद्मावत में लिखा है छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। बिना विलंब किए प्रश्न नंबर 14 की ओर हम लोग पहुंच गए हैं मित्रों। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? तो आइए देखते हैं नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कठिन साधना, ऑप्शन बी अडिग योग साधना, ऑप्शन सी हठ योग और ऑप्शन डी मित्रों है हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। तो मित्रों जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय और इसमें जो हठ योग की बात हो रही है, इसमें हा और ठा 2 अक्षरों को मिला करके ये व्याख्या की गई है। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, तो दोनों का योग, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है मित्रों चंद्र, तो दोनों का योग हठ योग से संबंधित है। आप लोग ऑप्शन डी सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से क्या प्रताप नारायण मिश्र से है, बालकृष्ण भट्ट से, राधाचरण गोस्वामी से या फिर बाल मुकुंद गुप्त से? 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका का संबंध किससे है। मित्रों ब्राह्मण पत्रिका का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। प्रताप नारायण मिश्र ये भारतीय युग के प्रसिद्ध लेखक हैं, प्रसिद्ध निबंधकार हैं और ब्राह्मण पत्रिका का संपादक इन्होंने किया था। इन्होंने 1883 ईस्वी में इस मासिक पत्रिका का संपादन कानपुर से प्रारंभ किया। यह अपने समय का सबसे तेजस्वी पत्र था। भारत मित्र पत्रिका बाल मुकुंद गुप्त की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है और भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी की पत्रिका है। तो ऑप्शन ए सही कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति राम कथा पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति है जो राम कथा पर आधारित नहीं है? शंभू, अग्निलीक, संशय की एक रात और महाप्रस्थान। तो मित्रों नरेश मेहता द्वारा रचित कृत महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। इसका कथानक महाभारत पर है और इन तीनों का कथानक रामायण पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है। तो मित्रों राम कथा पर आधारित कौन नहीं है? जो महाभारत की कथा है, महाभारत के विचार है, महाभारत की कहानी है, ये राम कथा पर आधारित नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ऑप्शन बी सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ऑप्शन डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। तो इन चारों ऑप्शन में मित्रों आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रगतिवाद की जो प्रवृत्ति नहीं है वो ये है ईश्वर, धर्म और व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है मित्रों। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर हम लोग 17 तक पढ़ चुके हैं, हमें प्रश्न नंबर 18 की ओर चलना है और इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 18 पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी प्रयाग से, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर से और ऑप्शन डी ग्वालियर से। तो मित्रों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किया। तो आनंद कादम्बिनी का संपादन मित्रों इन्होंने किया था मिर्ज़ापुर से। और आपसे पूछा जाए कब किया था, तो 1881 में आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन इन्होंने मिर्ज़ापुर से किया था। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है। मोहन राकेश, अमृत राय, रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन। आखिरी चट्टान की रचना के लेखक कौन है, तो मित्रों इसको लेखक हैं आखिरी चट्टान मोहन राकेश। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मोहन राकेश। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण और पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिए, पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी जी माटी की मूर्तें के लेखक हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी। हम लोग प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। चौपट चपेट नाटक के मित्रों लेखक कौन है बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा प्रेमघन या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो चौपट चपेट जो नाटक है इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 22, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। तो दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और धर्मवीर भारती। तो मित्रों मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है, तो इसके संपादक हो जाएंगे विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है और इसके लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती और रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं मित्रों अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। इसका मतलब मित्रों 3 कहानी इसमें ऐसी है जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और एक नहीं है। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय और उसने कहा था। तो मित्रों बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। और जो चौथी कहानी इनकी नहीं है यह है 11 वर्ष का समय। क्या 11 वर्ष का समय, तो इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है। 11 वर्ष का समय जो है मित्रों ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सन 1903 में और ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। क्या रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय और बाकी 3 रचनाएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 25 है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र त्रिपाठी। तो मित्रों कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब होता है मित्रों तानाशाह। कबीर वाणी के तानाशाह थे, कड़ी लिखते थे, पंचमेल खिचड़ी लिखते थे। तो ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तिलचट्टा नामक नाटक के लेखक है मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा, सत्यव्रत सिन्हा और मोहन राकेश। इसमें से आपको बताना है कि तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है। तो तिलचट्टा के लेखक है मुद्रा राक्षस। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस याद रखना है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, या नगेंद्र का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? तो समन्वय की विराट चेष्टा, ये ऑप्शन सी सही कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 28, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका हैं, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका हैं रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल और प्रभा खेतान। मित्रों, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी की रचनाकार है, ऑप्शन बी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिसिंचित किया है? तो ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी उत्थान काल, ऑप्शन डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 में सही हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिसिंचित किया है, या इसको गद्य काल नाम दिया है। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 30, ये इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, आपको बताना मित्रों। तो स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य। और ये कहता है कि कबीरदास, मलूकदास, नरहरदास और रैदास में कौन ऐसे थे जो स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो मित्रों, स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। क्या? द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं रामानंद के 12 शिष्य। अनंतानंद, इसमें अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, मालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन आदि भक्त इनके हैं। तो मित्रों, ऑप्शन प्रश्न पूछता है कि आपको ये बताना है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन से नहीं है। तो मलूकदास का नाम मित्रों इसमें नहीं आया है। कबीरदास, नरहरदास, रैदास ये सब इनके 12 शिष्यों में से थे। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मलूकदास। क्वेश्चन नंबर 31, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। मित्रों, सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी साहित्य की, और इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो 1905, 1903, 1902 और 1900। मित्रों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई। कहीं कहीं मित्रों आपको लिखा मिल जाएगा 1903, तो ध्यान दें 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाल बोधिनी और ब्राह्मण। तो मित्रों, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, यानी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन डी ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? प्रश्न संख्या 33 को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा और दीपशिखा। मित्रों, ये महादेवी वर्मा की चारों रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की चारों रचनाएं हैं। यदि सभी रचनाएं आ जाएं तो पथ के साथी रेखा चित्र सही हो जाएगा। ऑप्शन ये सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 34, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तुलसी राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान और जयप्रकाश कंदर्प। तो ये प्रश्न नंबर 34 में जो मुर्दहिया रचना है ये तुलसी राम की है। क्या? तुलसी राम की सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मित्रों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति, या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, ये नई कविता की प्रवृत्ति ये भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 37, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और श्री राम परिहार। मित्रों, प्रश्न संख्या 37 में कुबेरनाथ राय सही हो जाएगा। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी ये इसके लेखक ये हैं। अब मित्रों ध्यान देना है, एक पुस्तक का नाम है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी के लेखक हैं नूर मोहम्मद। ध्यान देना, क्या? नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी। और जब निषाद बांसुरी है तो इसके लेखक कुबेरनाथ राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम या आलम? तो मतीराम सही हो जाएगा मित्रों। रीतिबद्ध परंपरा में मतीराम आते हैं और बिहारी आते हैं रीति सिद्ध परंपरा में। रीति सिद्ध परंपरा में बिहारी आते हैं और घनानंद और आलम ये रीति मुक्त में आते हैं। तो यहाँ रीतिबद्ध की बात हो रही है, रीतिबद्ध में मतीराम है। ऑप्शन सी सही कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 39 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? मित्रों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई सन 1893 में वाराणसी में हुई थी। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास थे और इसकी स्थापना में राम नारायण मिश्र थे। मित्रों, राम नारायण मिश्र भी हो गए और शिव प्रसाद सिंह भी इसमें थे। तो ये ऑप्शन कौन बचा? रामचंद्र वर्मा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा। 39। अब हम लोग प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 ये आपके सामने है। कविता करके तुलसी न लसें, कविता ही लसी तुलसी की कलायों। कविता करके तुलसी न लसें, कविता ही लसी तुलसी की कलायों। इस तरह से कुछ होना चाहिए जैसा उच्चारित किया जा रहा है। कविता करके तुलसी न लसें, कविता ही लसी तुलसी की कलायों। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ऑप्शन सी नाभादास या फिर ऑप्शन डी जगन्नाथ रत्नाकर। तो मित्रों, ये जो काव्य पंक्ति दी है ये तुलसीदास जी के संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। आइए प्रश्न संख्या 41 की ओर चलें। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मित्रों, रथ का टूटा हुआ पहिया है, पहिया टूट जाता है, बेकार हो जाता है, लेकिन याद रखना है आपको कि धर्म को कभी नहीं छोड़ा जाता। किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं फेंका जाता। तो अगर टूटे पहिए की बात है तो उसको ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी काम आ जाएगा और धर्म भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। धर्म को कभी नहीं छोड़ा जाता। तो धर्मवीर भारती इसके लेखक हो जाएंगे। हालांकि वास्तविकता से इस ट्रिक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी याददाश्त को अपनी मेमोरी में फीड करने के लिए कि हम ऑप्शन को सही चुन सकें, यह आपको बताई गई। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, धर्मवीर भारती। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी। तो ये रचनाएं हैं, ये काव्य पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियां हैं मित्रों राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था, कृत की लेखिका कौन है? वो सफ़र था कि मुकाम था? मैत्री पुष्पा,
मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या प्रभा खेतान। तो मित्रों सफ़र में कौन काम आएगा? जो मित्र होगा वही काम आएगा। तो सफ़र था कि मुकाम था कि लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन ए सही कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा गलत है? क्या इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र के दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना के दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है और विभाषा बोली का स्वरूप है। तो मित्रों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। रूप रचना के दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये ऑप्शन गलत दिया है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली। तो मित्रों प्रश्न नंबर 45 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाबी जो है ये पैशाची बोली से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही कर लीजिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। मित्रों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। क्या मित्रों? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर और काका कालेलकर। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष मित्रों थे, प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, या उपनाम कहीं लिखा रहेगा शार्ट में बीजी खेर। तो ये राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली क्या फारसी का है, क्या अंग्रेजी का है, क्या संस्कृत का है, क्या उर्दू का है? तो मित्रों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली जैसे मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आदि ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तो ये ऑप्शन बी सही कर लीजिए। हम लोग कर चुके हैं प्रश्न संख्या 48। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 49। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 49 है। मित्रों निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो मित्रों क्या सरलता से क्लिष्टता की ओर, क्या जटिलता से सरलता की ओर, क्या भावों से विचारों की ओर और क्या विचारों से भावों की ओर? तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका सही हो जाएगा जटिलता से कठिनता की ओर भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति है। मित्रों प्रश्न संख्या 50। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में। मित्रों आप सोचते होंगे इसमें भारत क्यों नहीं है? भारत तो मुख्य देश ही है हिंदी भाषी, इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान है। तो भारत हिंदी भाषी देश है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार, विकल्प के अनुसार आपको उत्तर चुनने हैं। मित्रों चारों विकल्पों में ये मॉरिशस देश जो है, यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में भारत की ही बात किया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मित्रों इस प्रकार से आपने 50 प्रश्नों की श्रृंखला हल की है और इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला को आप पढ़िए और जल्द ही आपको अगले 50 प्रश्नों की श्रृंखला भेंट की जाएगी। इन्हीं के साथ मित्रों वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।